नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों के साथ, तो साथ में हैं कुछ खास मेहमान। आज के दो खास मुद्दे, दो खास एजेंडे होंगे। पहला मुद्दा होगा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का। देखते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जनाधार मजबूत करने पर चर्चा। शाह का कांग्रेस पर कटाक्ष। बीजेपी सरकार की खामी तलाशने की बजाय करे अपने नेता की तलाश। और संशोधित भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, लेकिन बिल के खिलाफ लामबंद हुआ विपक्ष। दिल्ली में लगेगा रैलियों का रैला। बड़ा सवाल, बिल पास कराने के लिए जरूरी आंकड़ा कैसे जुटाएगी सरकार। चले, दो खास मुद्दे हैं आज के। और पहला एजेंडा जो आज का है वो है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का। तमाम मुद्दों पर आज चर्चाएं हुई। कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया, मोदी सरकार की तारीफ हुई, किस तरीके से सदस्यों को बढ़ाया जाए इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। लेकिन इधर ये सब बातें चल रही थी, उस दौरान बीजेपी के जो तमाम विपक्षी दल हैं वो भी चुटकी ले रहे थे। आइए सुनते हैं जेडीयू और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जुमलों की बजाय यथार्थ की राजनीति की बात करें तो अच्छा रहेगा। बताएं कि काला धन कहां गया, बताएं कि अच्छे दिन कब आएंगे, बताएं कि भाग्यशाली प्रधानमंत्री के शासन में किसान और किसानी दोनों इस प्रकार से क्यों कराह रही है, पीड़ित है। और देश के सामने जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा करें तो अच्छा होगा। कारपोरेट घरानों की पार्टी है बीजेपी, और पहले भी कुछ इसी तरह का था। इनका बड़े बड़े पूंजीपति और ये वो इनके साथ रहते थे शुरू से। जनसंघ की जो आर्थिक नीतियां हैं, देखिए आर्थिक नीतियों से ही पार्टी का वर्ग चरित्र समझ में आता है, उसकी आर्थिक नीतियां क्या है। तो इनकी आर्थिक नीतियां अमीर पक्षी हैं, तो वो उस वर्ग की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है। लेकिन अब तो अमीर तो छोड़ दीजिए, ये कारपोरेट की पार्टी हो गई है। वही लोग इनको यहाँ तक पहुँचाए हैं। इस 5 सितारा होटल में नहीं होगा तो इनके लिए और कहाँ जगह है। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इससे बातचीत करने के लिए। मिथिलेश प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता जेडीयू के। हमारे साथ नीता मिश्रा जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी की। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पेन कुलशेष जी, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। पुष्पेन जी, पहला सवाल आपसे। जिस तरीके से आज देखा गया, तमाम महिमा मंडन हुआ, सरकार का विजय वर्ष कहा गया साल 2014 को, 10 करोड़ तक लक्ष्य रखा गया है लोगों को जोड़ने का। बिहार के चुनाव पे खास तौर से नज़र रखने की बात कही गई है। अमित शाह की तरफ से ये भी कहा गया, कांग्रेस पर भी चुटकी ली गई कि बीजेपी में कमियां ना ढूंढें, बल्कि अपने मुद्दे और अपने नेता को ढूंढें। कैसे देखेंगे पहला दिन आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी का? देखिए, एक तो बात यह है कि पिछले, मैं समझता हूं कि 15 दिन से एक अटकल लग रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं में बैठक हुई, और उस बैठक के बाद बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा रहा था कि साहब कुछ नीतीश कुमार से जो है रास्ते खोले जाएं। आज अमित शाह के एक बयान से ये चीज़ साफ हो गई कि वो रास्ते शायद खुलते हुए नज़र नहीं आ रहे, और ये तमाम मीडिया की अटकलें थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में इस वक्त जंगल राज है, और मुझे नहीं लगता कि जब वो जंगल राज कह रहे हैं तो नीतीश लालू के बारे में कह रहे हों या कांग्रेस के बारे में कह रहे हों, वो सीधे तौर पे नीतीश पे निशाना साध रहे हैं। दूसरी बात, जब भी कोई कार्यकारिणी होती है तो वो सरकार अपने पुराने समय की तमाम सारी चीज़ों की उपलब्धियों के बारे में बताती है। लेकिन आज मैं समझता हूं, जो सुबह इनॉग्रेशन हुआ और अमित शाह ने तमाम सारी बातें कही कि 10 से 20 साल तक हमारा राज रहने वाला है और हम बहुत सारे काम करने वाले हैं, और उन्होंने उपलब्धियां गिनाई। लेकिन मैं समझता हूं कि शाम होते होते पिछले एक हफ्ते से जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष एक माहौल बना रहा था, और कुछ लोग, कुछ कांग्रेस के लोग तथाकथित तौर पे वहां गए, कोई 50-60 लोग, उन्होंने काले धन पे हंगामा किया। फिर एक किसानों की भी एक बस भर के गई, वो अधिग्रहण के ऊपर कुछ हंगामा हुआ। और दिल्ली में जिस तरीके से खाली समय में सोनिया गांधी अलग अलग जगह जाकर के गेहूं और ज्वार और बाजरे की फसल के बारे में बता रही हैं, वो भी तमाम सब लोग देख रहे हैं। जो शाम में रैली ने नरेंद्र मोदी ने एक एक विपक्ष की जितनी बातें थी उसको बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से, बड़े
प्रभावी तरीके से कटाक्ष करते हुए उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनाया और लगातार उनके आज के भाषण में जो रैली में रहा उसमें उन्होंने किसानों के ऊपर, भूमि अधिग्रहण के ऊपर जो कहा कि जो लोग झूठ फैला रहे हैं, जो लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। मैं ये मानता हूं कि इस किस्म की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है उसमें इंटरनल पार्टी की चीजें तय होती हैं, वो पब्लिक में उतनी आती नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ भी बहुत दिन से जो बादल एक तरीके से भूमि अधिग्रहण को लेकर के आ रहे थे, उन पे बहुत सारा प्रचार हो रहा था, विपक्ष के लामबंद होने की बात हो रही थी, आज के भाषण के बाद मैं समझता हूं कि जो संसद का सत्र 20 तारीख को शुरू होगा दोबारा से, उसमें बहुत कुछ बदला हुआ रूप नजर आएगा। अवधेश जी, आप कैसे देख रहे हैं आज के पहले दिन को? जितनी उम्मीद थी उसी तरीके से, या फिर थोड़ा आपको लग रहा है कि जो उम्मीदें थी उससे इतर कुछ हुआ है? नहीं, अभी इतर तो मैं नहीं मानूंगा। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को पहले देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी किस पृष्ठभूमि में हो रही है। कायदे से हर 3 महीने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद लगातार चुनाव आते गए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी टलती गई है। तो इस समय जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, तो ये पहली 10 महीने सरकार के बाद हो रही है और एक माहौल ये बनाया गया कि नरेंद्र मोदी की इस बीच देश में लोकप्रियता घटी है। जो चुनाव के समय उनकी ओर एक आकर्षण था, लोगों का एक व्यापक आलोड़न था कि आदमी आएगा तो देश को देश की व्यवस्था बदल देगा, लोगों की निराशा को दूर करेगा, दुनिया में इसकी इज्जत बढ़ा देगा, तो शायद उसमें कमी आई है। दूसरी जो ये लगाया जा रहा था आरोप कि ये सरकार जो है अपने वायदे के अनुसार जितनी तेजी से काम करना चाहिए वो कर ही नहीं रही है, बल्कि खास करके ये भूमि सुधार को लेकर कॉर्पोरेट के पक्ष में काम कर रही है। जो तीसरा एक बताया गया कि भैया अब इनकी लोकप्रियता दिल्ली में इनको लग गया, अब तो इनकी घटती जा रही है, इनका जो है अब घटंती का दिन है अब, तो उससे कार्यकर्ताओं के अंदर भी थोड़ी सी निराशा हो रही होगी। चौथी जो एक सांप्रदायिकता का बड़ा आरोप बीजेपी पर लग रहा था कि बीजेपी के आने के बाद एक चर्च पर किसी ने पत्थर मार दिया तो वो भी हमला हो गया, नन को जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जो है बलात्कार कर दिया तो वो भी आ गया कि भैया ये तो बीजेपी, जबकि वहां का शासन है। तो इन सब माहौल के बीच ये हो रहा है। तो जो नेतृत्व का पहला दायित्व था कि इन सब का खंडन करते हुए ये संदेश देना, उन तथ्यों के आधार पर जो काम कर रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता पहले थी वैसी है और थोड़ी बहुत जो नहीं है वो केवल गलतफहमी के कारण है, जो सच है उसको बताया नहीं जा रहा है। और उसी में यह बताना कि अगर हमारी लोकप्रियता थी ही नहीं, अमित शाह कह रहे हैं, तो आज हम 9 करोड़ निबंधित सदस्य तक कैसे पहुंच गए। मिस्ड कॉल वाले तो 15-16 करोड़ हैं, लेकिन ये 9 करोड़ बजाप्ता पुष्ट किए हुए सदस्य हैं जिनको हम 10 से 11 करोड़ भी ले जा सकते हैं। तो ये कैसे हुआ है? जैसे उन्होंने कहा, पहली बात कही कि ये किसी को बेकार लगता होगा, भैया हम लोग आए हैं तो यहाँ हम लोग करीब 10 से 20 साल तक शासन में रहने वाले हैं, ये कि कोई ये मत करे कि हम हट। ये बहुत बड़ी बात थी, ये बताना कि हमारी लोकप्रियता नहीं गई है, हम फिर से लौट के आएंगे, हम काम वैसा कर रहे हैं। 10 महीने का हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। कांग्रेस घोटाले पर घोटाले करती जा रही थी, 2G से लेकर के हमारे शासन में एक भी घोटाला नहीं हुआ। जिस कोयला खदान को कांग्रेस ने फ्री में दे दिया, हमने 20 कोयला खदान बीच के 2 लाख करोड़ रुपए लाए, वो भी राज्यों को जा रहा है। विदेश के स्तर पर खासकर जो प्रस्ताव लिया गया विदेश नीति के स्तर पर, भारत की लंबे समय बाद इस ढंग से भारत का सम्मान बढ़ा। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस कार्यकारिणी के द्वारा एक साथ जो है राजनीतिक दलों को भी, उनको जो है आईना दिखाने की कोशिश किया है, अपने दल को भी ठीक से उनमें आत्मविश्वास पैदा करके एक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए पुनर्गठित करने की कोशिश, साथ ही जो कुछ इस बीच में एक विस्तार किया है वो भी एक संदेश कि हम देश और दुनिया के सबसे बड़े दल हो गए हैं। और इसके बाद जो कहा जा रहा है कि हम कॉर्पोरेट है, जैसा अभी पुष्पेंद्र जी ने कहा, उस भाषण में भी और अंदर के भाषण में भी भूमि सुधार के उन सारी चीजों पर लेकर के रखा है। इस नाते इस कार्यकारिणी का महत्व इतना बढ़ता है कि इसमें लंबे समय, इसमें पहली बार मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को एक साल पहले कि हम अपनी उपलब्धियों का सरकार के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर बात तो करें, अपनी कमियां जहां हैं उनका मूल्यांकन करें। अब ये देखना पड़ेगा कि अंतिम रिजोल्यूशन, जो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन आने वाला है कल, वो उसमें क्या आता है। चलिए इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ 2 खास मेहमान पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ।
घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहले दिन की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब नेताजी आपसे जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी पर भी आज निशाना साधा गया, कहा गया कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी के अंदर कमियां ना ढूंढे, वो अपने मुद्दे तलाशे और अपने नेता को खोजे। तो ये जो स्थिति आपकी बनी हुई है, ऐसी स्थिति है आपकी कि आप बीजेपी के ऊपर टिप्पणी कर सकें? देखिए, वो हमारे नेता के खोजने के बारे में बात करते हैं। नेता तो हमारे वो छोड़ दें, उसके बारे में वो चिंता ना करें, पहले अपने अस्तित्व को खोजें। अभी अवधेश जी ने कहा कि ऐसा उन्हें प्रतीत होने लगा कि उनकी लोकप्रियता घट रही। प्रतीत नहीं, ये सच्चाई है। और दुख की बात यह है कि आज जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई उसमें ये उनके कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वो सच जो भी अभी तक किया है पार्टी ने, जो भी सरकार ने किया, ये सच को दबाया जा रहा है और झूठी चीजें आगे लाई जा रही हैं। और कार्यकर्ताओं से कहा कि इसको जाकर के लोगों के सामने रखें। तो मुझे इस बात का आश्चर्य भी है और कष्ट भी है कि अब आज ऐसा दिन आ गया कि कार्यकर्ताओं से, जहां की जो कि ऐसी पार्टी जिसकी सरकार ना ही केवल केंद्र में है बल्कि सारे प्रदेशों में भी है, ज्यादातर अधिकतर, उनको अब कार्यकर्ताओं की मदद लेने की आवश्यकता पड़ रही है। अपने जो भी उन्होंने जो भी प्राप्त किया अभी तक, देखिए आप अगर कोई भी सरकार सफल होती है अपने प्रदेश में, तो कार्यकर्ताओं को वहां कहने की आवश्यकता नहीं है कि पार्टी ने क्या किया, वो तो जनता को दिखता है साफ साफ। तो आज ऐसा, इस पर ये मैं जानना चाहती हूँ अवधेश जी से कि ऐसा आज कौन सी ऐसी स्थिति पैदा हुई कि आज कार्यकर्ताओं से ये कहने की बात कही जा रही है कि जाकर के आप लोगों को सही पिक्चर दिखाइए। ये मैं पूछना चाहती हूँ अवधेश। नहीं तो किसको कहेंगे सोनिया गांधी जाएं, वो किसको कहेंगे नीता शर्मा जाएं, राहुल गांधी जाएं, वो किसको कहेंगे जनार्दन द्विवेदी जाएं, नीतीश कुमार जाएं, मुलायम सिंह जाएं। अपने कार्यकर्ताओं के पार्टी का मतलब ही है कार्यकर्ता। हाँ। संसदीय लोकतंत्र में अगर दलीय लोकतंत्र है तो उसकी रीढ़ कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता का काम जनता के बीच जाके संपर्क करना, अपनी पार्टी का प्रचार करना, वो बताना। अब आपकी पार्टी कार्यकर्ता विहीन हो गई तो इसलिए जो सरकार ने क्यों कष्ट होता है? जो इस सरकार ने किया है आज एक साल में, जो भी उसकी प्राप्ति हुई है, उसके लिए ये सरकार की जितना भी इसको क्रिटिसाइज किया जाए उतना कम है। आप देखिए, जिस एक प्रॉमिस के साथ ये पार्टी आई थी, जो लोगों को इतने सपने दिखाए गए, कहाँ आज कोई भी पूरा होता दिख रहा है? कांग्रेस पार्टी ने आजादी से अभी तक इस देश के आत्मविश्वास को खत्म कर दिया। इस देश में इस देश की चेतना को पराभूत कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। इस देश में गरीबी बढ़ाई, भ्रष्टाचार बढ़ाया, इस देश में अशिक्षा बढ़ाया कांग्रेस पार्टी ने, राजनीतिक संस्कृति को विकृत कर दिया। अगर ये देश की जाए एक परिवार के स्थापना जो भी विकास हुआ है, इस कांग्रेस पार्टी के लोग अगर किसी पार्टी पर टिप्पणी करते हैं तो वैसे ही है। सुनिए, वो वैसे ही है जैसे कि एक कौआ जो है ना, और वो कोयल को कहे कि तू देखो कैसे काले हो। ये है कांग्रेस पार्टी का चरित्र इस देश में। अवधेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा का जनरेशन तो सबने देख लिया, पूरी जनता ने देख लिया। भाजपा भी शामिल है। आज इसी को बोलते हैं ना, इतना विवश है भाजपा इस समय कि आज भी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को फिर से अपने उपदेश में मजबूत है ना, सब लोग लेकर के आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को देश से बाहर निकालने का कार्यक्रम ऐसी बिल्कुल भी किसी की कल्पना कभी हो ही नहीं सकती। मिथिलेश जी को सुन लेते। मिथिलेश, देखिए, सुन तो लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आज जिस तरीके से बोला गया, सवाल तो सुन लीजिए सर, आप मगर सवाल चल दिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी पे खासतौर से बिहार का जिक्र आया और जिक्र इस बात का भी आया कि जब आपने गठबंधन तोड़ा उसके बाद से जंगल राज लागू हो गया। अब जो स्थिति बनी हुई है आगे बिहार को लेकर के और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो टिप्पणी की गई है, इन दोनों मुद्दों पर आपकी राय? देखिए, जो बिहार में जो बदलाव आई है, वो बदलाव जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी था। आज बदलाव का घड़ी नीतीश कुमार जी के आने के बाद जो है, पुनः आने के बाद भी वो बदलाव सामने है, जनता के सामने है। जो वहां विकास की कार्य हुई है, भारतीय जनता पार्टी से जिस समय हमारी गठबंधन हुई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति पे था। आज वास्तविक में अगर देखा जाए कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में वो कार्य हुई है, वो परिवर्तन हुआ है
जहां जो बिहार रहने लायक नहीं महसूस करते थे लोग, आज वो बिहार में अमन से चैन से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो 2010 जो रोड की जो उसके बाद स्थिति नहीं थी, है। जो रोड की 2010 स्थिति के थी, बाद वो स्थिति जो नहीं है। आज जो बिजली पावर का जो स्थिति है, तो आज आप देखने लायक है। क्या देखने आज वो लायक है? सारा कार्य जो है आज ही नीतीश एक कुमार खबर के आई है कि नेतृत्व एक में लड़की ने कहा है कि और बिजली नहीं खास आती है, मैं करके ससुराल में रहूंगी। 1 साल के कार्यकाल में मोदी जी का आज पूरे दुनिया में सम्मान बढ़ने की बजाय सम्मान घटा है। अच्छा, आपका बढ़ गया। आज जो है, आज जो स्थिति है, आज कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, अरे भाई देखिए ना जी, हम उसमें क्या कहें। एक जो बुजुर्ग, जो व्यक्ति कंधे पर टांग करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक लाया, उस व्यक्ति को बैठने का जगह निर्धारित कहाँ नहीं जगह मिली, कहाँ पता और है? दूसरी सर, बात, झूठ न बोले। दूसरी बात, नहीं कहाँ और वो कहाँ जगह नहीं मिली? मिला, उनको बोलने और का उसके मौका बाद नहीं दिया जो जा रहा, है क्योंकि वो सच्चाई सामने भाषण आ रही देने है। के लिए यही रोका प्रधान गया। थे आप अरे लोग। बारे बा, ये अरे क्या मतलब है? अरे भाई, जो आप- आदमी बुजुर्ग है अरे वो और डायस इतने पर बैठे दिनों थे तक भैया। भारतीय जनता अरे पार्टी कहाँ का नहीं सेवा गए? करते आए, अरे उस वो व्यक्ति मंच को पर बैठने क्या का बात जगह कर रहे नहीं, हो? ये समझ में कार्यकारिणी नहीं में आ रहा। सम्मान देने की जरूरत चलिए नहीं। अमित, अरे बिल्कुल। सर दीप बिहार पर तो दीप, अमित हाँ, शाह ने क्या मतलब है? देखिए, उस पर बात कीजिए। आप जो कह रहे हैं दीप प्रज्वलित कराया गया, दीप प्रज्वलित कराया गया उनसे, दूसरा दीप भी प्रज्वलित कराया गया, लेकिन जब बिहार अब आपकी उनकी वेदनाएं जो और पोजीशन रह गई है संवेदनाएं वो जो केवल दीप प्रज्वलन तक ही रह गई अरे है। आप दीप क्या प्रज्वलित चाहती करा थी? दीजिए उनकी और जगह किनारे राहुल से बैठ कराते जाइए। क्या? क्योंकि और सबसे नहीं, किससे शुरुआत में दीप ही प्रज्वलित उनको कराते? जब मार्गदर्शक आज जो मंडल है में कर दिया भूपेंद्र गया, जी, आज जो मार्गदर्शन मंडल फिगर में सामने करो और आया, दीप क्या प्रज्वलन फिगर? करो। और उसके अब तक अलावा के जो सबसे एक्सपीरियंस सरकार बनाने से लेके अब ये तक तो सब अडवाणी जी के बड़े नहीं, प्रिय हैं, उनको अरे मैं फासिस्ट यही कहते थे। अरे भैया, ये- कांग्रेसी जो है पूरे 2000 दशक में फासिस्ट कहते थे। अर्जुन सिंह ने उनके खिलाफ इनको राजनीति पर इनको अरेस्ट किया जाए, सुनिए ना, इनको चुनाव लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते रहे आडवाणी के खिलाफ। और आज अचानक जो है नेताजी के लिए, कांग्रेस के लिए आडवाणी जो है अवधेश ऐसे जी, भाई के आज यदि बीजेपी को कोई आईना दिखा सकता है तो वो केवल आडवाणी जी हैं, लेकिन वो भी, उनको भी किनारे जिस तरह से कर रखा है, मुझे नहीं इतना लगता। कमजोर आदमी है वो, नहीं, लेकिन उनको भी नहीं उनको भी कर रखा है। मतलब पहले कांग्रेस किनारे हो गई, अब उनको भी कर रखा है। अगर इतना ही आपको सम्मान है उनका, तो उनसे के पास आप प्रपोजल भेजिए कि कांग्रेस में जगह खाली है, कि हमारे नेता तो जा चुके हैं, तो उनको ले लीजिए भैया। सुरेंद्र जी, आप तो अब भारतीय जनता पार्टी में ही रह गया। जितने बुजुर्ग नेता हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे और भी लोग हैं, तो उन लोग को तो आप साइड डाउन में डालिए। आप उनको सम्मान देने, अब कार्यकारिणी में बैठने का जगह निर्धारित नहीं है। चर्चा इस पे नहीं है, और रूट के चले गए। अरे चर्चा इस पे नहीं है कि हमारे आडवाणी जी यहाँ का तो सम्मान है कि नहीं है। जरा- चर्चा इस पे है कि 80 अमित शाह ने वर्ष के कहा कि ऊपर बिहार प्राइम में जंगल राज है। इस पे जवाब दीजिए भाई। आप अमित चर्चा शाह में जी, हाँ, इस अमित पे शाह जवाब। जी पहली बात समझें। जी बताइए। कह रहे भाई, जो आदमी तड़ी पार गुजरात से किया गया, आज ये विषय नहीं है भाई। वो आदमी To the को point, आज बिहार पे आइए। भारतीय जनता पार्टी सिरमौर बना करके अध्यक्ष। अरे भाई, अगर आप ये कहेंगे तो और आपके दूसरी बात- नीतीश कुमार ने तो दूसरी लालू के बात, खिलाफ चारा आज- घोटाला में आज- चारे की पूरी आज खेल जो करा, है उसको भारतीय फंसाया, उसका जनता सियासी पार्टी पूरा कैरियर बर्बाद आज- किया। आप उसी के आज साथ उस बैठे, स्थान पर आज जा अभी रहा बात कर रहे हैं है आप। तो फिर जहां इसका पर मतलब कांग्रेस है के कि लोग कुछ- कह रहे थे पुष्पेंद्र जी, आज इसका भारतीय मतलब है जनता कोई पार्टी ऐसा उससे भी मुद्दा है- नीचे जा रहा है उसकी ग्राफ। आज 10% लोगों के लिए यह सरकारें काम कर रही अरे है भाई, लेकिन केवल- आप अपनी बात केवल को जवाब गरीब दीजिए। बिहार में ही के सर, लिए बिहार काम में कर सर, रही है, मतलब गरीब जनता के लिए काम नहीं कर रही है। ठीक आप ये कर रहे हैं ना। पड़ोसी के जरा- गिनती जरा गिनाने के- कौन बिहार कौन बताइए। बीमार है, इससे आप स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। बिहार आप के बारे में अपना बताइए। बताइए घर में क्या हो आज रहा है। बिहार में हाँ। अमित शाह जी जाए, हाँ। मोदी जी जाए, जी। या कोई भी जाए, जी। बिहार में इन लोग की एक तरह से देखा जाए फ्लॉप कार्यक्रम हो गया है। जिस आपका तरह से है- दिल्ली में फ्लॉप कर दिया है, आज बिहार में भी हम लोग नहीं, यह करके ठीक- ठीक, दिखाएंगे। जरा अगर एक आने सवाल वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है और आप सत्ता से बाहर होते हैं, तो आप राजनीति छोड़ देंगे जो आप ज्ञान दे रहे हैं इस वक्त यहाँ बैठ के? नहीं, ज्ञान आपके की बात दोबारा से नहीं। फिर बीजेपी के कंधे पे सवार होंगे आज आप। जो है भारतीय जनता पार्टी की वहां तो वजूद जनता सामने दल आ जाएगा, में- जैसे दिल्ली में आ गया, सुनिए, 31 जनता से दल की 3 पर आ हालत गया, है, वैसे आप ही विधायक जो कहते हैं कि है भाजपा के साथ गठजोड़ करो। जनता दल की हालत है कि आज आधा जो से है ज्यादा विधायक इस बात के लिए 78 से लॉबी घट कर करके रहे हैं वही 10-5 कि पर भाजपा आ के साथ जाएगा। गठजोड़ करो। वो समय आ रहा है। कांग्रेस और लालू से काम नहीं चलने वाला मैं है। कह रहा हूं आज जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं है ना चलिए, भाई। जब मिथिलेश जी, आएगा तब बात होगी। मिथिलेश जी, एक छोटा सा सवाल है। मेरा सवाल ये है कि मान लिया आपकी बातें कि बिहार में बहुत अच्छा रामराज चल रहा है,
तो फिर ऐसी क्यों आवश्यकता है कि आपको लालू यादव की जरूरत पड़ रही है? ऐसी क्या आवश्यकता है उस आदमी के जिसके खिलाफ चुनाव लड़ के आए थे जंगल राज कह रहे थे। आज लालू जी, आज लालू महान बहुत सा कर रही है, आज गंगा जल से धुले हुए हैं। तो आपको अकेले जाना चाहिए। समाजवादी विचारधारा के बड़े भाई हैं, हम उनको कैसे छोड़ के जो व्यक्ति विचारधारा का बड़ा भाई था उसके खिलाफ आपने कहा जंगल राज खत्म करने आए हैं। जंगल राज देखिए, परिवर्तन तो आपने चारा घोटाला लेकर लगातार हमला बोला, परिवर्तन आया है, ऐसी बातें नहीं है जी। आज लालू जी जिस टाइप से रेलवे में काम किए हैं, ये जग जाहिर बात है। रेलवे में काम किए, आज को डुबा दिए। आज रेलवे में जो उन्होंने जो सम्मान पाया, सवाल मेरा ये है, अगर आपकी लोकप्रियता ही इतनी ज्यादा है, आपका शासन बहुत अच्छा है, 10 साल में चीजें बहुत बदल गई, आपने पूरा कायाकल्प कर दिया बिहार का, फिर डर क्यों लग रहा है? फिर कांग्रेस की जरूरत किस लिए? लालू यादव की जरूरत किस लिए? हमको ऐसे पार्टी से हाथ नहीं मिला रहे। हमारी जो है और लोकसभा चुनाव में इतनी जबरदस्त हार क्यों मिली आपको? जुड़ी हुई समाजवादी विचारधारा से हमारी जो है कुछ नहीं, आम का अचार रह गया, हम लोग जो है जुड़े हुए हैं। विचारधारा और आम का अचार में कोई फर्क है आपके लिए? विचारधारा जाने कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हैं आप? कौन सी विचारधारा है आपकी? किसकी बात कल बीजेपी के कंधे पे बैठे थे, अब लालू के टांगों में बैठे हैं, परसों कांग्रेस के बराबर में लड़ जाएंगे। आपको कोई पता है? काम चलाना है और फिर सरकार में आने के बाद टोपी भी पहनना शुरू कर दिए। कोई आपकी कौन सी विचारधारा है? लेकिन आपका आदमी तो टोपी सब कुछ एक साथ पहन रहा था, तब भी कुछ नहीं हुआ। मेरा सवाल आपसे तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। अरे अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, क्या आ गया? क्या आपके लिए नहीं है? ऐसा होगा आपके लिए नहीं है? किसके लिए? और भाई आया कुछ लोगों के लिए आया। कुछ विशेष जो है घोषणाएं हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे, अमित शाह भी बोलेंगे। किन खास मुद्दों को आपको लगता है कि इसको लेकर के जरूर जिक्र जो है वो होगा? देखिए, जनता को जो उनको आह्वान करना था आम सभा में हो गया है। पार्टी के अंदर एक कार्यक्रम हो गया है कि कार्यकर्ताओं का सबसे आवश्यक है कि कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करके और प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार किया जाए। कैसे प्रशिक्षित करेंगे, नहीं करेंगे, वो देखना है। कल जो हमारी नजर रहेगी कि पॉलिटिकल रिजोल्यूशन पर, कि भारतीय राजनीति के वर्तमान समय की भारतीय जनता पार्टी कैसी व्याख्या करती है कि भारत की राजनीति कहां जा रही है। उसमें कांग्रेस के संदर्भ में भी होगा, उसमें समाजवादी पार्टी जो समाजवादी नाम से चलने वाली पार्टियों के संदर्भ में भी होगा, कम्युनिस्टों के संदर्भ में भी होगा, कुछ स्टेट्स के बारे में भी मूल्यांकन होंगे, हर स्टेट्स के। तो मेरी नजर इस पर रहेगी कि आने वाली राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के तर्कस में क्या क्या तीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सामने के निशाने को ठीक से समझ रही है कि नहीं समझ रही है। अगर समझ रही है तो उस निशाने को साधने के लिए वाकई उसके पास सूत्र है कि नहीं है। तो मेरी नजर तो भविष्य के राजनीति की ओर रहेगी। दूसरी जो मेरी नजर रहेगी और देश की रहेगी कि वाकई जो देश में एक आर्थिक स्थिति को लेकर के, क्योंकि कल जो है ना, आज पूरी बहस नहीं हुई है, कल आर्थिक प्रस्ताव फाइनल भी होने वाला है मूल रूप में। और आज आपको मालूम है जो हम लोग अभी इसके बाद बहस भी करने वाले हैं भूमि खासकर कानून को लेकर, तो हमारी इस पर भी रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी क्या, पार्टी की ओर से क्या अपने अंत्योदय कार्यक्रम और बाकी कार्यक्रमों को सरकार के माध्यम से कैसे चलाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि भाई संपन्न लोगों के बच्चे तो कहीं चले जाएंगे, वो किसी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, वो फलाने चले जाएंगे, लेकिन गरीब के बच्चों के लिए क्या। तो मूल मेरा ध्यान राजनीति पर रहेगा। दूसरा मेरा ध्यान इस पर भी रहेगा कि अर्थव्यवस्था को लेकर के वह कौन से ध्वनि वहां से निकलती है। पुष्पेंद्र जी, आपसे भी ये जानना चाहिए, आपकी नजरें कहाँ रहेंगी? और दूसरा, क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर के कुछ बातें इसका जिक्र हो सकता है क्या? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर फैसला होगा। तमाम जो बुजुर्ग नेता हैं उनको शायद राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा चल रही है, बाहर किए जाने की बात चल रही है, कुछ लोगों के प्रमोशन की बात चल रही है, इसका जिक्र होगा क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन हुआ है और राज्यसभा से वहाँ महबूबा मुफ्ती जो हैं वो पहुँच ऑलरेडी हैं वहाँ, मुझे लगता है कि उस गठबंधन के चलते महबूबा मुफ्ती को शायद लेने की बात है जो सूत्र बता रहे हैं, और कुछ लोगों को कैबिनेट रैंक मिल सकती है। और ये बात भी आपकी सही है, कोई 7 या 8 गवर्नर जो हैं उनकी जगह खाली हैं। एक एक गवर्नर के पास 4-4 गवर्नरशिप हैं, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 हैं। तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों। अब अगर ये मान लीजिए कि इस वर्तमान कैबिनेट में से निकाल करके अगर कुछ लोगों को गवर्नर की तरफ भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उनकी राजनीतिक जो इनिंग है वो करीब करीब पूरी हो चुकी है। और जो मोदी को स्पीड चाहिए, जो मोदी को तेजी चाहिए, जो मोदी को रिजल्ट चाहिए, वो शायद उस स्पीड में चल नहीं पा रहे हैं। लिहाजा उन लोगों को वहां एडजस्ट करेंगे वो, एक सा मुझे लगता है। लेकिन ये बात जरूर है
कि इस कैबिनेट विस्तार के अंदर कुछ लोगों को जिनको एलिवेट करेंगे, उससे ये समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो उनके प्रिय हैं, जिसमें वो सबसे ज्यादा काम देख रहे हैं। आपको याद होगा जब संसद की कार्रवाई चल रही थी और जब वो रिपोर्ट कार्ड अपना बता रहे थे, तो आप देखें कि सिर्फ 2 ही ऐसे मंत्रालय थे जहां सबसे ज्यादा उन्होंने बात की, एक नितिन गडकरी का और एक रेलवे का। इन 2 मंत्रालयों के अंदर सबसे ज्यादा उन्होंने मिसालें दी, चाहे सड़कों के बनाने की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, और बहुत सारे मंत्रालयों की बात उतनी प्रखरता से नहीं कही है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जो पीछे पिछड़ गए हैं, कुछ लोग मुझे लगता है डिमोट भी होंगे, क्योंकि कुछ मंत्रालयों की स्थिति ऐसे, जैसे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसकी स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी है। उससे रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें हालात वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को बदला जाए और ये विस्तार जो है इस सरकार का, मैं समझता हूं कि दूसरा या तीसरा होगा। मैं समझता हूं शपथ लेने ये दूसरा होगा। नहीं, इससे पहले एक और भी तो 21 लोग उसमें मतलब शामिल किए गए थे, 21 मंत्री ने 21 चेहरे उसमें शामिल किए गए थे। और उसके बाद अब ये सरकार बनने के बाद जो लेकिन एग्जीक्यूटिव में सब डिबेट डिस्कस नहीं नहीं, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है। मैंने सवाल किया कि क्या कुछ का हिस्सा नहीं होगा, वो मंत्री सरकार का निर्णय होता है। बिल्कुल 8 अप्रैल को शायद ये फैसला होने वाला हो सकता है, वो अपना करें, लेकिन एग्जीक्यूटिव का विषय नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव का विषय तो होगा सिर्फ पार्टी सामने का राजनीति में जिन राज्यों में चुनाव है वहां जहां जिन राज्यों में संगठन कमजोर है, संगठन मजबूत करना, जहां संगठन ठीक हुआ है वहां कार्यकर्ताओं को कैसे प्रशिक्षण किया जाए, किन किन सरकारों के विरुद्ध हमको आंदोलन करना है, क्या इशू उठाने हैं, ये एग्जीक्यूटिव में तय होगा। बिहार में क्या इशू है, बिहार में हम अकेले जाएंगे, गठबंधन के साथ जाएंगे, पश्चिम बंगाल में हमारा क्या होगा, ये एग्जीक्यूटिव में कल भाषण होगा। हर स्टेट के नेता जो प्रमुख स्टेट हैं वो अपना अपना वृत्त करते हैं वहां कि हमारे स्टेट का क्या सिचुएशन है। स्टॉक लेने के बाद फिर उस पर चर्चा होती है और फिर उसकी नीति बनती है, तो वो होगा कल। नीता जी, आपकी क्या उम्मीदें हैं? जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला बेंगलोर के अंदर, कल भी क्या कांग्रेस पार्टी इसी तरह का ये कंटिन्यू रहेगा क्या? नहीं, देखिए, मैं कल वहाँ पे क्या डिसीजंस लिए जाने इसके बारे में तो मैं नहीं टिप्पणी करना चाहती, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि पहले जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं उसको पूरा किस तरह किया जाए, इस पर उनको ध्यान देना होगा। और साथ में जो भी भूमि अधिग्रहण का जो बिल जो वो लाना चाहते हैं, वो उसमें क्या ऐसे कारण है जिससे वो नहीं पास हो पा रहा है। दे हैव टू कम टू टर्म्स विद रियलिटी कि सच्चाई ये है कि वो बिल पास हो ही नहीं सकता इस तरह से जो शेप वो देना चाहते हैं। इस चीज को वो कल अगर समझ लें तो ये सबके लिए, उनके लिए और देश के लिए अच्छा होगा। इस चीज पर अपना ध्यान थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। तो आप यही मैं चाहूंगी कि बिल पेश हो ही नहीं सकता, ये बिल पास हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता जिस रूप में वो लाना चाहते हैं वो पास नहीं हो सकता। और इसको जितना जल्दी से जल्दी वो इसमें मान लें और पास कर लें कल, उतना ही सबके लिए। चलिए, कल तो नजरें रहेंगी हमारी लगातार सुबह से ही क्या कुछ हो रहा है वहां पर। लेकिन जो बात अभी नीता जी ने कही, बिल पास ही नहीं हो सकता, इसी बिल पर चर्चा करेंगे। आज अध्यादेश जो है, अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है और एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर चर्चा, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर, भूमि अधिग्रहण बिल पर। आप बने रहिए हमारे साथ। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे आज के दूसरे एजेंडे की। जी हाँ, भूमि अधिग्रहण जो कि लगातार विवादों में बना हुआ है, लगातार एक तरीके से बीजेपी की गले की हड्डी बना हुआ है। विपक्ष इस पर तमाम तरीके के प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि भूमि अधिग्रहण बिल जो है वो फिर से अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। 5 अप्रैल को इस जो पुराना अध्यादेश था उसकी अवधि समाप्त हो रही थी, उससे पहले आज राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी है। 31 मार्च को इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। हालांकि ये बिल में 9 संशोधन किए गए हैं। जो विधेयक रखा गया था लोकसभा के अंदर और राज्यसभा में अभी ये लंबित पड़ा हुआ है, लोकसभा से पास हो चुका है। अब जो नया अध्यादेश है उसमें ये 9 संशोधन शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है वो फंसा हुआ है किसानों की सहमति को लेकर के। इस पर जो है कहीं पर भी विपक्ष झुकने को तैयार नहीं है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिथिलेश प्रसाद जी, नेता जेडीयू के, नीता मिश्रा जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी की, पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और देश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार।
अवधेश जी, आपसे पहला सवाल ये, अब इसको लेकर के बहुत लंबा समय हो गया और जिस तरीके से अब 19 तारीख को सुनने में आ रहा है किसान रैली अब कांग्रेस की तरफ से हो रही है, 22 तारीख को आम आदमी पार्टी भी जंतर मंतर से संसद तक मार्च करने की बात हो रही है। तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा बड़ा मुद्दा मिला नहीं है जिसको लेकर के नई सरकार को घेरा जा सके। आपको लगता है ये मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर के परेशानी में पड़ती हुई दिखाई दे रही है सरकार? क्योंकि आज हमने देखा कि भूमि अधिग्रहण का मुद्दा नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी छाया रहा। इसको आपके प्रश्न के 3 पहलू हैं इसको देखने के। सबसे पहला पहलू यह है कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में तथाकथित 14 दल के नेता मार्च करते हुए राष्ट्रपति जी के यहाँ गुहार करने गए कि अगर आपके पास आए तो आप इस पर पुनर्विचार करिए। ये सब सुनने के बावजूद, इनका प्रतिवेदन लेने के बावजूद, सभी नेताओं को पूरे सम्मान से चाय पिलाने, मिठाई खिलाने, नमकीन खिला के विदा करने के बावजूद राष्ट्रपति ने बिना सरकार से उस पर कोई स्पष्टीकरण पूछे, बिना उस पर कोई लिए सीधे हस्ताक्षर कर दिया है। पिछली बार तो उन्होंने मंत्रियों को बुला करके पूछा भी था कि हमको स्पष्टीकरण दीजिए, समझने की भी कोशिश की, लेकिन इस बार उन्होंने समझने की भी नहीं कोशिश की है। तो इसका संकेत आप क्या मानते हैं? अगर हमारे देश के मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति के पास संवैधानिक अधिकार इतना ही है कि वो ज्यादा से ज्यादा किसी बिल को वापस कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं के जाने के बावजूद अगर राष्ट्रपति ने उस पर कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी है, तो ये भूमि अधिग्रहण विधेयक को या अध्यादेश को हमारे देश के प्रथम नागरिक के द्वारा स्वीकार किया जाना है, उसका अनुमोदन किया जाना है, या विपक्ष की बातों को सच मानना है, ये आप भी तय कर सकते हैं, देश भी तय कर सकते हैं। अब दूसरी बात, नेताजी उंगली नीचे रखिए। दूसरी बात कि इस समय आप देखिए विरोधी दल जो सामने आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने जितनी मर्यादाओं को तार तार करके, जितना अंदर के कूड़ा करकट को दुर्गंध के रूप में बाहर ला के रखा है, जितनी उसकी थू थू हो रही है, उसके एवज में ढकने के लिए उसको कोई न कोई हल्ला बोल कार्यक्रम तो करना ही पड़ेगा। जो अरविंद केजरीवाल की नीति रही है, इवेंट मैनेजमेंट, सेल्फ एडवर्टीजमेंट, एक्टिंग और हल्ला बोल, तो वो उनके पीछे, क्योंकि दिल्ली में कोई भूमि अधिग्रहण मामला है नहीं बहुत बड़ा, तो वो जो कर रहे हैं वो उनकी स्थिति है। कांग्रेस की स्थिति है कि कांग्रेस के अनेक राज्यों से राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी के नेतृत्व तक पर प्रश्न उठे हैं, पार्टियां लोग छोड़ के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नेता बदलो। अभी तक उस परिवार के सबसे वफादार व्यक्ति हंसराज भारद्वाज जी ने कह दिया कि राहुल से चलना नहीं है, सोनिया गांधी के बस की बात नहीं है। अब उसमें जो उस 10 जनपद के जो निष्ठावान लोग हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी नाते लगे कि भैया ये पार्टी में काम हो रहा है और सोनिया गांधी के हाथ में अभी भी ताकत है कि हमको वापस करा सकती है। अखबारों में उनके लोग लिख रहे हैं कि इंदिरा गांधी की तरह कदम उठा रही हैं, लेकिन जिस ढंग से उन पर हेराल का केस है, जिस ढंग से मनमोहन सिंह पर मुकदमा हुआ है, हालांकि अभी उसकी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन उस स्टे का अर्थ ये नहीं है कि उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही आखिर 204 कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द किया था। जिस ढंग से जो है रॉबर्ट वाड्रा का मामला चल रहा है, तो उन सब में कांग्रेस के पास एक ही उपाय है ना कि आप सरकार के विरुद्ध जोर जोर से चिल्लाओ। तो उनको यह लग रहा है कि इसमें शायद किसानों को आवाज उठा करके हम कुछ कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा भावनात्मक इशू भी है। तो इसका तीसरा पक्ष जो आप कह रहे हैं क्या इसका असर होगा, मेरा मानना है कि 90% इसका असर तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही खत्म हो गया। 10% जो इसका असर है वो कांग्रेस के होने वाले अधिवेशन में दिए जाने वाले गलत तथ्यों से खत्म हो जाएगा। चलिए पुष्पेंद्र जी, आपसे मैं आ रहा हूं नेताजी आपके पास। पुष्पेंद्र जी, आपसे मेरा जो सवाल है वो ये है कि अब 6 महीने के लिए अध्यादेश कानून के रूप में रहेगा, लेकिन सरकार के लिए बड़ी चुनौती ये होगी कि जब नया सत्र, जो बजट का सत्र का दूसरा हिस्सा जब वो शुरू होगा, क्या सरकार राज्यसभा में इसे पास करा पाएगी? जिस तरीके से एकजुट दिखाई दे रहा है विपक्ष, क्योंकि नंबर्स है नहीं वहां पर। देखिए, ये बात तो सच है कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास या एनडीए के पास उतने नंबर नहीं हैं, और ये बात मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार का हर मंत्री जानता है और ये सच्चाई भी है। लेकिन एक दूसरी बात भी आप देखें कि इस पे जो विपक्ष है
उसकी राजनीति और इसका पास ना होना, दोनों में दो अलग अलग बातें हैं। ये पास नहीं होगा ये उनको पता है क्योंकि उनकी गिनती है, लेकिन वो लगातार ये बता रहे हैं कि हम पास नहीं होने देंगे, बल्कि वो ये कह रहे हैं ये किसान विरोधी है। मुझे लगता है कि जो बात अवधेश जी ने कही है कि तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जो इस देश की कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता हैं वो नेशनल हेराल्ड में फंसी हुई हैं। मनमोहन सिंह का आपको पता है उनका दमाद जमीनों के घोटाले में है, प्रधानमंत्री पे कालिक पुती हुई है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इन तमाम चीजों के चलते ये फिर ध्यान रख लीजिए, कांग्रेस पार्टी की जो इस समय सक्रियता है वो किसानों के हित में या इस बिल के खिलाफ नहीं है। उनकी सक्रियता इस बात के लिए है कि कहीं ये गांधी परिवार का कोई भी आदमी अगर फंस गया तो जो आखिरी उम्मीद है इस कांग्रेस को वो डूब जाएगी। मुझे लगता है कि जो बात अवधेश जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बात साबित हो गई, ये कांग्रेस के जितने 44 यहां के और 45 मिलाकर के वहां जो गए थे, इनको लगता था कि हमारा राष्ट्रपति है, एक लंबे समय से कांग्रेस में रहा है, हमारी बात सुनेगा। और मैडम को शायद ये गलत फहमी थी कि जैसे वो कांग्रेस में टर्म डिक्टेट करती थी शायद राष्ट्रपति को भी कर देंगी और उनके अंदर कांग्रेस जागृत हो जाएगी और इस सरकार के लिए वो कुछ कर देंगे। आज के सिग्नेचर के बाद यह साबित हो गया कि कांग्रेस वहां गई, उनकी नेता वहां गई, उन्होंने जितने भी झूठे झूठे सच रखे उसको राष्ट्रपति ने नकार दिया। अब सवाल यह है कि सरकार के पास एक आखिरी हथियार है कि वो ज्वाइंट सेशन बुला करके इस मसले को निपटा दे। दूसरी बात जो मुझे लगती है, जो बात अभी आ रही है कि एक तो सरकार इस बात पे सहमत है कि 80% जो सहमति की बात है किसानों की, वो सहमति मैं समझता हूं कि उसमें कई दल तैयार हो गए हैं कि 80% जो है वो मुमकिन नहीं है, वो 60 और 50 पे आ सकती है। कंपनसेशन की चीज बढ़ाई जा सकती है। अगर इसके बावजूद भी नहीं हुआ तो सरकार के पास ज्वाइंट सेशन एक आखिरी मामला है। फिर उसके बाद कांग्रेस कितने दिन तक गेहूं की बाली, जौ की बाली और बाजरे की बाली सोनिया गांधी लेके घूमेंगी, ये सबको पता चलेगा। नीता जी, बहुत देर से आप काफी जो जवाब हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे तब तक आप लगातार नोट कर रही थी चीजों को, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने अभी ये कहा कि तीन मुद्दे गिनाए, एक नेशनल हेराल्ड का, एक मनमोहन सिंह जी को जिस तरह से कोल स्कैम में फंसाया जा रहा है, या कोर्ट फंसा रही है का नाम लिया, कोर्ट फंसा रही है। ये कहना चाहती हूँ, अब मुझे भी बोलने दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भूल रहे हैं कि कांग्रेस के लिए ये सब मुद्दे बहुत छोटे हैं। कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, किस तरह से उन्होंने अपने जब जीवन को सैक्रिफाइस कर दिया, वो बताएं किसने किया, दान दे दिया, एक का जीवन बता दें किसने सैक्रिफाइस किया। ये मुद्दे उनके लिए बहुत छोटे हैं। जिस तरह से नहीं, किसने जीवन सैक्रिफाइस किया ये बताएं। देखिए, आज मुझे बड़ा कष्ट है कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस तरह से लीडर्स ने अपना जीवन दान दिया। जीवन दान नहीं दिया, आज जीवन दान नहीं दिया आपने। अंत्योदय की बात हुई, उनके जीवन दान पे सरकारें बनाई, नेगेटिव में अंत्योदय की बात हुई। अंत्योदय की बात क्यों आई, इसी पे मैं आ रही हूँ। क्योंकि जो बिल था, ये लैंड एक्विजिशन बिल जब पहले बना था, जिस रूप में था, उसमें पूरी तरह से जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, उनके हित को ध्यान में रखा गया था। लेकिन आज चूंकि जो रूप दिया जाना है उसको वो बिल्कुल भी किसानों के हित में नहीं है। इसके कई कारण हैं। ये कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए सरकार कहती है कि वो नया बिल लाना जरूरी है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जो बिल है ऑलरेडी 2013 का, क्या उसमें बिजली या सिंचाई या ग्रामीण सड़कें या हाईवे ये सब बनाने का प्रोविजन नहीं था? ये सब नहीं था। अच्छा सुनिए, हो चुकी है, लेकिन डेवलपमेंट क्या करेंगे? राष्ट्रपति ने कर दिया। सुनिए, अब क्या कांग्रेस आत्महत्या कर लेगी राष्ट्रपति भवन में जाके? नहीं, क्या कांग्रेस भूख हड़ताल करेगी राष्ट्रपति के पास जाके? आज का ये दिन जो है, ये बहुत ही हमारे प्रजातंत्र के लिए एक गला घोटा गया है आज। राष्ट्रपति जी, देखिए, राष्ट्रपति जी के सामने कोई विकल्प नहीं है। आप भी जानते हैं कि प्रजातंत्र में नहीं है, जो इंदिरा जी ने करवा लिया था, वो संतुष्टि, वो तो उनको सोनिया गांधी को लगता है कोई विकल्प ही नहीं था। नीता जी एक जगह आपने अगर कांग्रेस को बचाना है तो सबसे पहले उस परिवार से जरा बाहर निकालिए और धरती और किसान के लाल को ला के इसका नेता बनाइए, तो आपकी कांग्रेस बचेगी। नहीं तो कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ऐसा क्या कारण है कि परिवार के अंदर, एक परिवार के अंदर के जीन में ही आपको नेतृत्व दिखाई दे रहा है, जिनको ये भी नहीं मालूम है कि
ये धान का पेड़ है कि ये जौ का है कि ये गेहूं का है। इस देश ऐसे में लोगों जितनी को आप भी नेता बनाती हैं तो आपकी पार्टी ऐसे ही दुर्दशा का शिकार होगी। राष्ट्रपति के यहाँ गुहार लगाएंगे, राष्ट्रपति मुस्कुराकर आपको मिठाई खिला के विदा कर देंगे और करेंगे वही जो राष्ट्रपति ठीक समझते हैं। अवधेश जी, ऐसा क्या कारण है कि सोनिया जी ही नहीं, इस मुद्दे के लिए देश की जितनी भी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं सब एकजुट, यहाँ तक मना कर दिया। आपने अभी आपने केजरीवाल जी के घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको तो उजागर किया, सामने लाया, ऐसा क्या कारण है कि केजरीवाल भी इसके खिलाफ? आपके घर के अंदर भी जो दुर्गंध, आपकी स्थितियों केजरीवाल की एक ही है। कांग्रेस बचाइए, आजादी की पार्टी है नेताजी। मैं इतना कहना चाहूंगी, हम लोग वंशजों की पार्टी है। उस कांग्रेस को एक परिवार को सौंप के आपने नीति विहीन कर दिया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। और कांग्रेस की दुर्दशा के कारण ही एक में कह रहा है कि 20 साल तक रहेंगे। सुनिए अवधेश जी, एक मिनट मुझे भी बोलने दीजिए। आज मैं इस चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहूंगी कि ये भाजपा जितनी जल्दी से जल्दी अपने घर अपनी स्थिति को सुधार सके वही अच्छा होगा, क्योंकि अब इनका कांग्रेस को सुधार दे भाजपा। अरे कांग्रेस तो सुधर जाए। बिहार में आपको जो है जनता दल यू का कांधा चाहिए, उत्तर प्रदेश में आपको किसी और का कांधा चाहिए, तमिलनाडु में किसी और का कांधा चाहिए आपको। अब तो दिल्ली में भी किसी कांधे की आपको जरूरत पड़ रही है। तो देख ही लिया, जरा बिहार भी अभी देख लीजिएगा कि भाजपा के लिए क्या भाजपा डूब जाए उससे क्या लेना देना है। कांग्रेस क्यों डूब रही है, कांग्रेस को आप लोग डुबाने में क्यों पड़े हुए हैं, मेरा सवाल ये है। मिथिलेश जी, आपकी कोई भूमिका होगी क्या भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के? देखिए, भूमिका की बात है जी। हमारे नेता राष्ट्रपति जी से भी मिले हैं जी, और जो इन्होंने बिल तैयार किया है ये तो बड़ा ही किसानों के साथ जो है। क्या चीज आपको किसानों के विरोध में लगती है? इसमें बताइए, किसान के विरोध बता दीजिए सारी चीजें सर। एक इसके पहले भी कांग्रेस ने पॉइंट तो बताइए, हम सुनना चाहते हैं क्योंकि आप किसान हैं, आप खेती करते हैं, आपका नेता खेती करता है। बताइए तो क्या है इस बिल में, तो हम लोग भी इसके खिलाफ बोले। भाई सबसे बड़ी बात है किसानों का कंसेंट की आवश्यकता ही नहीं है। कोर्ट नहीं जा, ये बताइए किसने कहा? ये पहला झूठ, ये पहला झूठ कि कोर्ट नहीं जा सकते। बिल पढ़ा नहीं है आपने, राजनीति मत करिए। अगर किसान अपनी जमीन स्वयं बेचना चाहता है तो उसमें सहमति आप जो है आप कह रहे हैं कि आप 2 किलोमीटर तक के जो भी हाईवे है उसे आपको जमीन जो है लिया जाएगा। सवाल उठता है कि जो यूनिक जगह है सर, जिसको आप लेना चाहते हैं। दूसरी बात है कि उस किसान को, स्टेट गवर्नमेंट उस किसान को जो है आप कहाँ क्या करना चाहते हैं, जो पुरखों से लोग बसे हुए हैं उस भूमि पर। आप बिहार में आज ये कहना चाहूंगी स्थिति है। दूसरी बात है कि कुछ कैपिटलिस्टों के लिए, कुछ कौन है वो, क्या जमीन किसको दी बताइए? 2% या 4% कैपिटलिस्टों के लिए आप ये बिल लाए हैं। इसके पहले तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा बिल लाया था। आप उस पर क्यों नहीं? लेकिन जब कांग्रेस बिल लाई थी तो भाई मिथिलेश भाई, जनता दल यूनाइटेड, मेरी बात सुन ले सर, मैं कुछ आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मेरी बात सुन ले। जो 2013 में कांग्रेस बिल लाई थी, आपके मुख्यमंत्री ने बिहार में कितने इंच जमीन का अधिग्रहण किया ये बता दें। नहीं तो हमारे के यहाँ जो भी आज प्रोजेक्ट लगा है, अरे भाई मैं कह रहा हूँ ये बताएं, उस बिल के तहत बताएं। तो वो सारी चीजें जो है आज उसी बिल के तहत तो मैं जानना चाहती हूँ पुष्पेन जी, पिछले 1 साल में ऐसा क्या किया है सरकार ने जो ऑलरेडी उस बिल में था? अरे भाई इसलिए करना पड़ा कि आपने जमीनों का जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ वो हरियाणा में हुआ। सुन लिए पूरी बात। देखिए पुष्पेन जी, हर चीज को आप उस घोटाले के पीछे नहीं बोल सकते, क्योंकि इस जो लैंड की बात है, जो बिल बनाया गया था वो बिल्कुल भी विकास को ध्यान में रखा। आप ये बिल ला करके पूरे देश के जमीनों को कैपिटलिस्टों को देना चाहते हैं। कैपिटलिस्ट जो है यहाँ पे खेलेगा, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए मेरी बात, उस गरीब का क्या होगा? उस गरीब जो आज 70% पॉपुलेशन आज कृषि पर आधारित है, मैं फिर आपसे उस व्यक्ति का क्या होगा? आप टेलीविजन की डिबेट में तर्क पे करें, ये भाषण न करें गांधी मैदान में जहां कोई बैठा नहीं है। नेताजी मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने
इसके तहत वहां लठ चले थे कि नहीं चले थे? कितने लोगों को कंपनसेशन दिया? क्या लिखा था उन्होंने कि यह मुमकिन नहीं है? क्या लिखा था पृथ्वीराज चौहान ने? क्या लिखा था? आप ये बताइए कि आपके अपने बिल के विरोध में आपके मुख्यमंत्री 1 इंच जमीन नहीं ले पाए। सवाल यह है कि बीजेपी क्या कर रही है वो छोड़ दीजिए। अगर ये इतना अच्छा और इतना खूबसूरत बिल था तो आपके मुख्यमंत्रियों ने क्यों लिखा कि यह मुमकिन नहीं है? पुष्पेन जी ये बताइए क्या किसी भी एक भी केस में वाड्रा जी के लिए वाड्रा की बात छोड़ दीजिए, कोई भी मुख्यमंत्री बता रहा हूं, कुछ भी प्रूव हुआ है? बहुत छोटा छोटा रिएक्शन हो जाएगा। अरे मैंने हुडा की बात कही जमीन देने की, मैंने उसकी बात ही नहीं की। जमीन अधिग्रहण पर करिएगा तो उस पर तो जवाब देना पड़ेगा जमीन ना। की अधिग्रहण हुई वाड्रा के थ्रू, वो सारी अरे मैं कह रहा हूं हरियाणा में जो अधिक मैं कह रहा हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री लोगों को कंपनसेशन नहीं दे पाए, उन्होंने लिखा कि ये मुमकिन नहीं है। छोड़ दीजिए वाड्रा को, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। चलिए ठीक है पुष्पेन जी, बहुत समय कम रह गया है, छोटा छोटा रिएक्शन मैं आप सबसे चाहूंगा। सवाल पुष्पेन जी पहला आपसे कि राष्ट्रपति ने खुद इस बात का जिक्र किया कि अध्यादेश लाना जो है वो सही तरीका नहीं है लोकतंत्र के अंदर। सवाल ये है कि राज्यसभा में नंबर है नहीं, कब तक इस तरह के शॉर्टकट से जो है सरकार अपना काम चलाएगी? दूसरा, अब भूमि अधिग्रहण को लेकर के क्या ज्वाइंट सेशन बुलाना ही बीजेपी के लिए या सरकार के लिए आखिरी विकल्प बचा है? संक्षेप में देखिए, मुझे लगता है कि इसके बाद जो अभी जो ब्रेक है, जो 20 तारीख से जब संसद बैठेगी, उसमें कितने लोग जो हैं और कितनी पार्टियां जो तथाकथित तौर पे सोनिया गांधी के साथ वहां गए थे वहां तक, उसमें से कितने बैकआउट करते हैं? पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये हम सब जानते हैं कि विकास चाहे कोई भी करे, लेकिन विकास आसमान पे नहीं होगा। उसमें कुछ चीजें रद्दोबदल हो सकती हैं, कुछ कम और ज्यादा हो सकती हैं, इस पे विवाद नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर इस वजह से ही ये लटका रहेगा तो सरकार के पास ज्वाइंट सेशन के अलावा क्या ऑप्शन है? चलिए अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या विकल्प बचते हैं सरकार के पास, और कब तक सिर्फ अध्यादेश के जरिए ही क्या आगे भी चीजें चलती रहेंगी? देखिए, अध्यादेश केवल इस बात का प्रमाण है कि सरकार अपने निर्णय पर अडिग है। इतने विरोध के बावजूद उसको लगता है कि देश में हमको विकास करने के लिए ये जरूरी है, इसलिए उसके लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा देश के संविधान के दायरे में वो करेगी। अब तो इसको पहले लोकसभा में पारित कराना है, क्योंकि अब तो अध्यादेश फिर से हो गया ना, तो लोकसभा पारित होने का खत्म हो गया मामला, तो अब फिर से लोकसभा में पारित होगा। उसके बाद अगर राज्यसभा में बहुमत की स्थिति नहीं बनती है तो वो फिर जैसा पुष्पेन जी कह रहे हैं कि वो लाके कराएंगे। लेकिन सरकार ने आज इस बात का संदेश दे दिया है कि बाय हुक और बाय क्रूक आई हैव टू स्टैंड विथ। सही कहा आपने। इसका मतलब सरकार अब इस जिद पर आ गई है, इसको निर्णय नहीं कहेंगे, इसको जिद कहेंगे। नहीं, जिद पे आ गई है, अपनी जिद से वापस आ जाएगी कि आपकी पार्टी जो शहरों में पची है वो इसके खिलाफ राजनीति कर रही है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पुष्पेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब देखना यह है कि अध्यादेश के जरिए, अध्यादेश तो आ गया है लेकिन अब 20 तारीख के से जो सेशन शुरू हो रहा है उसी में क्या लोकसभा में लाया जाएगा इसे, या फिर अभी 6 महीने का वक्त है, अगले सत्र का इंतजार किया जाएगा। घटना चक्र में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।